ड्रामा के स्टार्टिंग में एंजिया अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है। फ्लैशबैक में वो एक बंदे के साथ बिताए वन नाइट स्टैंड को भूल नहीं पा रही होती है। नन्ना डोंट वरी, ये वन नाइट स्टैंड की कहानी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एंजिया इस एंगेजमेंट में फंस चुकी थी, अपने डैड के बैंकरप्ट होने के बाद अपने अंकल लोगों से उसकी जान और उनकी कंपनी को बचाने की गुहार लगाते हुए, और सारे तो सिर्फ फ़ायदा ही उठाने वाले होते हैं, तो एंजिया का यहाँ पर फ़ायदा ही उठाया जा रहा था। एंजिया के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था जब उसका रिलेटिव, उसकी फैमिली, उसकी कज़न सिस्टर जी कोई उसका हेल्प नहीं करता है, तो एंजिया के पास खुद को सेव करने के बजाय कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ पे रोहन नाम के एक बंदे से एंगेजमेंट कर रही होती है, जो कि फ़िलहाल वेजिटेटिव स्टेट में था, यानी कि कोमा में था। एंजिया से उसका एंगेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी उसे रोहन का पावर मिलेगा और वो अपने डैड के साथ हुए इस अन्याय के बारे में जान पाएगी। वो जाती है एंगेजमेंट करने के लिए, जहाँ पर कि रोहन और एंजिया का एंगेजमेंट तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सही चल रहा है। अब रोहन तो ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में है, तो वहाँ पर एक बंदा यानी उसका सेक्रेटरी रोहन का फेस मास्क लगा करके आता है, लेकिन हमें पता चलता है असली वाला रोहन एक्चुअल में बिल्कुल ठीक है और वो पर्दे के पीछे से ये सब कुछ देख रहा है। वो एंजिया को देखते ही पहचान जाता है। एंजिया तो उस फर्स्ट नाइट वाली गर्ल है। एंजिया की एंगेजमेंट वाली रात जीजी जाकर के वहाँ तमाशा करने लगती है। जीजी ने एंजिया को ब्लैकमेल करते हुए ये कहा था कि 3 दिनों के अंदर अगर वो अपने डैड की कंपनी की पेटेंट उसे ला करके नहीं देती है, तो वो लोग उसके डैड का ट्रीटमेंट रुकवा देने वाले हैं। जिसे सुनकर के एंजिया एक्चुअल में घबरा गई थी और उसने ये सब कुछ चाल चला था ताकि यहाँ पे वो अपने डैड के कम से कम ट्रीटमेंट को रुकने से बचा सके। सबके सामने तो वो ग्रीन टी बन के दिखा रही होती, दैट सी इज़ सो इनोसेंट, सी इज़ सो क्यूट, सी इज़ सो मिजरेबल, सी इज़ बुलिंग है, दैट टाइप। लेकिन एक्चुअल में ऐसा जीजी कुछ नहीं कर रही होती। रोहन की मॉम यहाँ पर आकर के जीजी पर गुस्सा करती है, हमारी घर आकर के हमारी होने वाली बहू को तुम ऐसे बुली कैसे कर रही हो। जब जीजी को पता चलता है कि भाई कोमा में पड़े इंसान से एंगेजमेंट कर रही है, तो फिर तो वो यहाँ पर एंजिया के मज़े ही लेने के लिए सोचती, वो छोड़ देती, छोड़ यार, इसकी लाइफ तो वैसे ही लगी पड़ी है, बाद में इसकी क्लास ले लूँगी मैं, अभी इसे जाने देती हूँ। ये कहते हुए वह एंजिया को कहते ठीक है बहन जाओ तुम एंगेजमेंट कर लो। तो एंजिया उसे स्टेज तक ले करके जाने के लिए कहती है, जहाँ पर कि वह जानबूझ करके ऐसे नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगती है और यहाँ पर वो सारा ब्लेम जो है उसी पर लगा देती है कि उसकी बहन जीजी ने उसे हर्ट किया था। यहाँ पर वापस से जो है रोहन की मॉम उस पर भड़कने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ रोहन की सेक्रेटरी जाकर के बताती है कि एक्चुअल में आपकी फियांसे कोई और थी, लेकिन उसे चेंज करके यहाँ पर एनजे में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ पर एनजे को अभी कुछ रात पहले ही तो देखा था, जहाँ पर कि क्लब में वो सबसे छुपा करके पार्टी कर रहा था और एनजिया जानबूझ करके उसे अप्रोच करने के लिए आई थी। हालांकि उसे पता था कि यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ठीक है, लेकिन अचानक से वो इस तरीके से कैसे वेजिटेटिव स्टेट में हो गया, ये बात एंजिया को नहीं पता था। वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे। रोहन भी एंजिया के ब्यूटी से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, दैट्स वाई वो एंगेजमेंट वाले दिन एंजिया को देख करके एंगेजमेंट रोकने के लिए नहीं बोलता। उसे इतना तो पता था कि एंजिया किसी मोटिव की वजह से ही उसके पास ऐसे एंगेजमेंट करने के लिए आई है, और वह उस रात उसके पास भी इसलिए आई थी। एंगेजमेंट का सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद एंजिया को घर लेकर के आया जाता है, उसे उसके कमरे में भेजा जाता है और बोला जाता है कि रोहन यहाँ पर ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में है, तो वो कोमा में ही है। थोड़े दिन पहले हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एंजिया अपने वो रोहन के साथ रोमांस करने वाले फ़ोटो यहाँ पर रोहन की मोम को जाकर दिखा के ब्लैकमेल कर रही थी। उसकी मोम उसे कहती इसके बदले मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ तुम अगर रोहन से शादी करती हो तो उसके बाद तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। वो तो बस रोहन के लिए एक परमानेंट वाइफ ढूंढ रही थी। एंजिया जब सोचती है तो उसे ये काफ़ी अच्छा डील दिखता है। इस तरीके से वो अपने डैड को भी बचा लेगी और यहाँ पर उसका पावर इस्तेमाल करके अपना जो बदला है वो भी पूरा कर सकेगी। दैट्स वाई उसने यहाँ पर रोहन से शादी करने के लिए हाँ कहा था, बट उसे सच्चाई पता नहीं था। अगले दिन घर की मेड इस तरीके से उसे खाना खिलाने के लिए आती है, जहाँ पर कि वह जानबूझ करके किसी के कहने पर चेक कर रही थी कि वो एक्चुअल में वेजिटेटिव स्टेट में तो है ना। एंजिया यहाँ पर आ जाती है, वह कहती है मैं इसकी फियांसे हूँ और आज से मेरा काम है इसका ख्याल रखने का।
तो बेहतर होगा कि आज से मैं ही ये सारे काम करूं। जानबूझ करके वो सूप को नीचे गिरा देती है। तभी उस कप से गलती से हाथ कट जाता है। उस मिड को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर रोहन ये सारी बातें देख रहा होता है और वो एंजिया पर ट्रस्ट नहीं करता था। वो तो बस जानना चाह रहा था कि ये कर क्या रही है यहाँ पर। हालांकि उसके मन में एंजिया के लिए कोई फीलिंग नहीं था। वो अपनी फैमिली से भी ये बातें छुपा रहा था क्योंकि एक बहुत ही गहरा राज उसने छुपाया हुआ था। रोहन की मॉम यहाँ पर आती है और वो एंजिया को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये रखो पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए। रोहन का ख्याल रखना इसी तरीके से। मैंने देखा कि तुम उसका कितना केयर कर रही हो। रोहन इन बातों को सुन रहा था और उसे ऐसा लगने लगता है एंजिया एक गोल्ड डिगर है और वो ये पैसों के लिए कर रही है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी बहन जीजी को बहुत ही ज़्यादा उसके डैड डांट लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एंजिया का एंगेजमेंट ख़राब करने का कोशिश कैसे किया। अच्छा है ना वो यहाँ पे रोहन से शादी किए थे, उसके फैमिली की तरफ से हमें कुछ फ़ायदे भी मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहन की मॉम एंजिया को उसका ख्याल रखने के लिए बोल के वहाँ से जाती है। एंजिया नोटिस करती है कि क्या उस सूप में सच में कोई पॉइजन मिला हुआ था। इस तरीके से उसका घाव अभी तक हील नहीं हुआ है। रोहन यहाँ पर एंजिया के बिहेवियर को देख करके डाउट करने लगता है। एंजिया को भी रोहन की हेल्थी बॉडी को देख के डाउट होने लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। अब वो चेक करना चाहती थी कि क्या वो एक्टिंग कर रहा है या फिर वो सच में कोमा में है। तो वो ऐसे ही मोर पंख ला करके उसे सहलाने का कोशिश करती है ताकि गुदगुदी हो तो मूवमेंट कर सके। फिर भी रोहन यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ था और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। तो वो उसे क्लब लेकर के जाती है जहाँ पर कि बहुत सारी हॉट हॉट लड़कियों को आ करके उससे चिपक चिपक के डांस करने के लिए बोलती है। वो जानती थी कि लड़का है, ब्यूटी टेम्पटेशन को वो रोक नहीं पाएगा, लेकिन रोहन ने खुद पर कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो तो अपनी आंखें तक नहीं खोलता है। रोहन ने एंजिया ने यहाँ पे रोहन के हाथों में ये स्मार्ट वॉच लगा दिया था, फिर भी वो अपने आप को इस हद तक कंट्रोल करके रखा था कि यहाँ पर इस तरीके से उसके हार्ट बीट भी बिल्कुल मूव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एंजिया को डाउट होता है कि शायद वो सच में कोमा में है। तब तक कोई उसकी पिक्चर्स ऐसे क्लिक कर लेता है। इधर एंजिया रोहन को घर लेके जाती है। उसे सुलाने के चक्कर में वो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। तब यहाँ पे रोहन के बॉडी में एक्चुअल में मूवमेंट होता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वो खुद कंफ्यूज था कि वो एंजिया को लेकर के ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकता है। बाकी लड़कियों के लिए तो उससे कोई फील नहीं हो रहा था। यहीं दूसरी तरफ एंजिया के क्लब वाले फ़ोटो यहाँ पर जीजी को मिलते हैं और वो एंजिया को बदनाम करने के लिए यहाँ पर वो फ़ोटोज़ को वायरल करा देती है। रोहन के फादर उसकी मॉम से जाकर के कह रहे होते हैं कि तुमने ऐसे लड़की को चूज किया रोहन के लिए। उसकी मॉम कहती है मुझे एंजिया पे पूरा ट्रस्ट है, ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अगर सच में एंजिया सही नहीं निकली तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं खुद उसे घर से पहले निकालूंगी। तो उसके फादर उसे कुछ वक्त देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये बात एंजिया को पता चलता है, उसे ये भी पता चलता है साथ में कि जीजी ने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया है। अगले दिन रोहन के डैड अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में सबको बता रहे थे। लेकिन उससे ज़्यादा गॉसिप और उससे ज़्यादा मिर्च मसाला तो यहाँ पर सबको एंजिया के वायरल फ़ोटो के बारे में जानने के लिए मच रहा था। तो यहाँ पर सब पूछने लगते हैं कि क्या उनकी नई बहू का सच में किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि उनका बेटा तो कोमा में है। अब यहाँ पर जीजी फुल ऑन मज़े ले रही होती है। तभी एंजिया यहाँ पर आती है और सबको एक्चुअल वीडियो दिखाती है। वो दिखाती है कि वो क्लब में रोहन को लेकर के गई हुई थी लड़कों के साथ की फ़ोटो एक्चुअल में फेक है। तो जो जीजी यहाँ पर एंजिया की बदनामी करना चाह रही थी, एंजिया यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर देती है। साथ ही में सबको ये भी दिखाती है कि उसके और रोहन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है और वो रोहन को चीट नहीं कर रही। उसे बहुत ही मेहनत मशक्क़त से ये क्लब वाले सीसीटीवी फुटेज मिले थे और अगर ये ना मिलते तो शायद वो कभी अपने आप को रियल प्रूफ कर ही नहीं पाती। एक्चुअल में यहाँ पे जो रोहन की सेक्रेटरी थी वो रोहन के ही कहने पर एंजिया को एक दिन पहले ये सीसीटीवी फुटेज ले जा करके देती है, क्योंकि रोहन ने उसे कहा था कि इस तरीके से मेरी और उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। उसकी बदनामी अब उससे जुड़ गई है, दैट्स वाई यहाँ पर वो एंजिया का हेल्प करता है। वो सेक्रेटरी से नहीं बताती है कि वो रोहन की असली सेक्रेटरी है, लेकिन एंजिया जब कमरे में वापस लौट रही थी तो वो रोहन को अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए देख लेती है और यहाँ पर वो इस तरीके से शॉक हो जाती है कि एक्चुअल में रोहन यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है कि वो यहाँ पर इस तरीके से वेजिटेटिव स्टेट में है, फिर भी वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। उसे पता चलता है कि रोहन भी एंजिया के कार एक्सीडेंट, उसके डैड के कार एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसे डाउट होता है कि कहीं वो उसके डैड के कार एक्सीडेंट के पीछे तो नहीं है। उसे पता लगाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था।
और यहाँ पर रूहान को डाउट होता है कि एंजिया उनकी बातों को सुन रही है। जब वो कमरे में जाता है, देखता है कि एंजिया सो रही है। वो कहता है अगर यहाँ पर एंजिया ने उसके प्लान के बीच में आने का कोशिश किया या धोखा दिया तो वो यहाँ पर उसे छोड़ेगा नहीं। इस तरीके से एंजिया घबरा रही थी कि कहीं वो उसे सच में जान से न मार दे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करने वाला था वो, क्योंकि वो उसके काम आने वाली थी। दूसरी तरफ हम लोग उसके भाई हुओ को देखते हैं। कहने को तो वो उसका बड़ा भाई था, लेकिन वो रूहान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हमेशा ही बिजनेस के लिए कम्पीट करते रहता था। अगले दिन एंजिया रूहान के लिए सूप बना के लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो सोच रही होती है कि अगर रूहान प्रिटेंड कर रहा है तो वो कैसे ही चीज़ों को हैंडल आउट करेगी। दूसरी तरफ जीजी की कंपनी को ऐसे ब्लॉक करा देता है रूहान, क्योंकि उसी ने यहाँ पर एंजिया को फ्रेम करने का कोशिश किया था। जब जीजी वहाँ से निकल रही थी तब वो जीजी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि हम दोनों का दुश्मन कॉमन है, अगर साथ में मिल के काम करोगी तो अपने काम में जल्दी सक्सेसफुल होंगे। ये सोचते हुए जीजी उसके साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पास फ़िलहाल और कोई ऑप्शन भी नहीं था। यहीं दूसरी तरफ एंजिया को कॉल आता है। वो इस तरीके से अपने डैड के साथ हुए कांड के बारे में पता लगा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी होप नहीं मिलता है। अब उसे रूहान के साथ इंटीमेट होना था। उसे होश में लाने के लिए रियल में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तभी वो रूहान का फ़ायदा उठा सकती थी। जीजी ने उसे वार्निंग दे दिया था कि अगर वो उसके डैड की कंपनी का पेटेंट उसे नहीं दी तो वो उसके डैड को ट्रीटमेंट रोक देगी। दूसरी तरफ रात में एंजिया रेडी वेडी हो करके रूहान के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। वो जानबूझ करके उसकी बॉडी पर इधर उधर टच कर रही थी। काफ़ी देर तक तो रूहान खुद को कंट्रोल किया रहता है, लेकिन एट द एंड उसे होश में आना पड़ता है। एंजिया उसे कहती ओह तुम होश में आ गए, रुको डॉक्टर को बुलाती हूँ। रूहान कहता है प्रिटेंड करने का ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एंजिया कह रही है अगर अभी पूछोगे तो मैं कहूँगी कि मुझे तुम चाहिए। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद रूहान एंजिया से पूछता है अब बताओ कि आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। मुझे पता है कि क्लब में तुम जानबूझ करके मेरे पास आई थी और तुमने भी मेरी पार्टनर शादी का जानबूझ करके चेंज किया। एंजियो से बताती है मेरे डैड कोमा में है तुम्हारी तरह ही, मैं तुम्हारा पावर इस्तेमाल करने के लिए आई थी। 5 साल पहले मेरे डैड किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई की कंपनी से रिलेटेड है। दैट्स वे मुझे डाउट है कि मेरे डैड के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। रोहन उसे कहता और मैं तुम्हारा हेल्प क्यों करूँ। एंजियो उसे कहती क्योंकि बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी, अगर मेरे डैड का तुम हेल्प करते हो तो रूहान उसकी बात मान जाता और कहता है ठीक है तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें कल हॉस्पिटल जाना है। वो अपने नए प्रोजेक्ट के पेशेंट का लिस्ट निकालने वाला और तुम्हें उसे चेंज करना है। एंजिया इस बात के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। मजबूरी में एंजिया काम करने के लिए जाती है। जैसे ही वो उस ऑफिस में इंटर करने वाली थी तभी हॉस्पिटल का डीन वहाँ पर आ जाता है और वो ये नहीं कर पाती है। ये काम ना कर पाना उसके लिए बहुत ही रिस्की होने वाला था। वो एंजिया को हॉस्पिटल में देख लेता है सो अलग से, लेकिन एंजिया को ये बात नहीं पता था। अगले दिन हुओ का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सही जा रहा था। सारे उसके नए कैंसर के दवा के ये में आए हुए थे और यहाँ पर रूहान एंजिया से भड़कते हुए कह रहा था मैंने तुम्हें यहाँ पर पेशेंट का लिस्ट चेंज करने के लिए कहा था और तुमने ये क्यों नहीं किया। एंजिया उसे कहती है कि ये मुझसे नहीं होने वाला, उसमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकली इल है, अगर हम उस पर नए ड्रग को टेस्ट करेंगे तो वो बेस से मारे जाएंगे। रूहान उसे कहता है लगता है कि तुम्हें अपने डैड को बचाने का कोई भी फिक्र नहीं है और तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हुओ के इस ये में इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंगे हो जाते हैं। पेशेंट के फैमिली वाले आके कहने लगते हैं तुमने हमें बताया नहीं और पेशेंट की लिस्ट कैसे चेंज कर दी। दूसरे लिस्ट इनके पास यहाँ पर थी। काफ़ी ज़्यादा केस यहाँ पर फैल जाता है। वो सारे रिपोर्टर्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि इस मैटर को वापस से मैं इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। उसके फादर भी इस इंटरव्यू को देख रहे होते और वो हुओ पे बहुत ही भड़क रहे थे। इतनी मुश्किल से उन्होंने इस ड्रग को नया टेस्ट के लिए सबको राजी किया था और ऐसा हो कि इस गलती की वजह से ये सब कुछ कांड हो गया। हो का कहना था कि नहीं ये मैंने नहीं किया है। और फिर जाकर के वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वहाँ पर एक लड़की बलून लेकर के कैमरे के ऊपर लगा रही थी। तो उसे डाउट होता कि हो सकता है कि ये सब कुछ एंजिया ने किया होगा, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत उसके पास नहीं था। दैट्स वाई वो चाह करके भी फ़िलहाल अपने साइड से कोई एक्शन एंजिया के खिलाफ नहीं ले पाता। हम लोग देखते हैं कि एक्शन में एंजिया यहाँ पर जो है जब उस ऑफिस में नहीं जा पाई तो वो पेशेंट के लोगों को वो फेक जो है सीट पकड़ा देती है और कहती है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होने वाला है। उसका इनडायरेक्टली काम तो हो ही जाता है। इस बात पर रूहान काफ़ी भड़क जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद अगर मेरी इजाज़त के खिलाफ तुमने कोई भी काम किया तो भूल जाना कि इस घर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ।
एंजियो से कहती है, बट एट द एंड तो तुम्हारा काम हो ही गया है ना। रूहान का कहना था कि जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करो, अपनी मर्जी की करनी है तो फिर मुझसे हेल्प लेने आना ही नहीं था। वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आकर के बता रही थी कि क्या कुछ चल रहा है एक्चुअल में इधर हुओ के साइड से, और वो उसका फेस पर ऐसे जा रहा होता है झाग, तो वो हटाते हुए चली जाती है, जिसे देख करके एंजियो को लगने लगता है कि इन दोनों के रिलेशन से कुछ अनयूजुअल है। रोहन उसे वार्न करता है कि वो उसकी वाइफ बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं है, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है, इस बात को वो ध्यान रखे, और हाँ, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रोहन की मॉम आने लगती है तो एंजे जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभालती है। उसकी मॉम तो एंजे से बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रही होती है, ये कहते हुए कि तुम्हें बहुत ही सही चुना है मैंने, और इसी तरीके से मेरे बेटे का ख्याल रखते रहना। वो कहती, हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, वैसे भी आप मुझे इस चीज़ के लिए पैसे दे रही हो तो मैं भला क्यों ही रोहन का अच्छे से ख्याल ना रखूँ। लेकिन एंजिया को पैसे से ज़्यादा तो रोहन के पावर का ज़रूरत था। रोहन के पास्ट लाइफ के बारे में उसकी मॉम बता रही होती है, जिसे जान करके एंजिया को पता चलता है कि रोहन भी उसी की तरह है। उसे भी बचपन में उसकी स्टेप सिस्टर जीजी ऐसे ही बुली करती थी और उसे फ्रेम कर दिया करती थी, और यहाँ पर भी रोहन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि रोहन यहाँ पर इस तरीके से जो है इतना सब कुछ झेल रहा था बचपन में। यहाँ पर ये बात एंजिया को पता चलता है। यहाँ पर वो रोहन के साथ बीच पर गई हुई थी, तब एक इंसान आके एंजिया को किडनैप करने लगता है। रोहन आके उसे बेहोश कर देता है। एंजिया से कहती है अगर उसने देख लिया होता तो। रोहन कहता है उसे देखने का मौका ही नहीं दिया मैंने। एंजिया को लगने लगता है कि क्या वो उसका जान बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। वो उसे वापस से घर लेकर के जाती है, वो उसका फिक्र कर रही होती है। रोहन को पता था कि एक्शन में किसने कराया होगा, और इधर जीजी को इस तरीके से जो है वो गुस्सा कर रहे होते कि छोटे छोटे काम नहीं करने हैं, बड़े काम करने हैं। वो सकेस करते हुए कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा अगर करोगे तो हम दोनों को बहुत ही फ़ायदा होगा। एक बात का ध्यान रखना, मेरी इजाज़त के खिलाफ मत जाना। वो यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रोहन से बदला लेने के लिए कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी यहाँ पर रोहन के ट्रीटमेंट के लिए एक फेक डॉक्टर को लेकर के आती है, और वो उसे पॉइजनस इंजेक्शन इंसर्ट कराने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर इस वजह से रोहन की मौत हो जाए। लेकिन एंजियो को डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही घर के मेड लोगों को वो बात करते हुए सुनती है कि जीजी यहाँ पर रोहन के ट्रीटमेंट के लिए इस तरीके से डॉक्टर लेके गई है, तभी वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें रोकने के लिए जाती है, डॉक्टर को देखते ही समझ जाती है कि उसने यहाँ पर फेक ही चीज़ें की हैं। यहाँ पर रोहन एंजिया को लड़ते हुए देख रहा था और वो सोच रहा था कि क्या ये लड़की सच में मेरा केयर कर रही है। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो उसे सेव करने के लिए उठने ही वाला था, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी एंजिया के साइड से। तब तक उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो यहाँ पर उसकी बुराई करते हुए कहती है कि भले ही हो कि गर्लफ्रेंड है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से रोहन को हर्ट करने का कोशिश कर रही है। उसके पेरेंट के आने की वजह से सिचुएशन यहाँ पर कंट्रोल में आता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो कैसे न कैसे करके तो वहाँ से निकल ही जाती है। उसके जाने के बाद एंजिया को वो थैंक्स कहता है आज के सिचुएशन के लिए। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर कह रही होती है कि देखो हमें अब कुछ सीरियसली करना होगा। घर में अब सबको लगने लगा है कि मैं यहाँ पे रोहन को मारना चाह रही हूँ। मुझे कहता है बस कुछ दिन और, अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो हमें यहाँ पर रोहन को हर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे ही कंपनी मिल जाएगा। यहीं दूसरी तरफ रोहन एंजिया के साथ रोमांस करना चाह रहा था, लेकिन एंजिया उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है। वो आज उसका हेल्प करने के बदले उसे पैसे दे देता है। एंजिया भी खुश, क्योंकि इससे उसके डैड के ट्रीटमेंट के पैसे मिल सकते थे। वो दोनों साथ में डांस करने लगते, क्योंकि फर्स्ट टाइम एंजिया जब रोहन से मिली थी तो वो डांस ही कर रही थी। वो उसे पैसे देते हुए कहता है कि जा करके इस शहर के सबसे बड़े शॉप का सबसे महंगा ड्रेस अपने लिए खरीद के लेके आओ। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो लिली से मिलती है। लिली एक्चुअल में रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोहन कोमा में है तो ऑब्वियसली वो शादी तोड़ करके वहाँ से फरार हो जाती है, और यहाँ पर एंजिया से आकर के एक ड्रेस के लिए जिग जिग करने लगती है। पहली ड्रेस जब वो कहती है तो एंजिया उसे चुपचाप दे देती है, लेकिन दूसरा ड्रेस जब जो एंजिया ट्राई करती है तो उसे भी वही चाहिए था। वो कहती है कि तुम तो रोहन के लायक ही नहीं हो, अगर मैं उस दिन नहीं जाती तो तुम मुझसे कभी शादी ही नहीं कर पाती। वो हंसते हुए कहती है कि तो ठीक है ना, तो फिर तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, और अब क्या करने आई हो। तभी वहाँ पे रोहन की मॉम आती है। वो एंजिया का सपोर्ट करते हुए उसे बहुत सारे ड्रेसेस बाई करने के लिए दे देती है, और कहती है कि यहाँ पर तुम्हें इन छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो उसका सपोर्ट कर रही थी। जब वो रेडी होती है पार्टी के लिए तो वो आके उसे हक कर लेता है। एंजिया उसे कहती है कि फ़िलहाल मुझे पार्टी में जाना होगा।
और यहाँ पर ये सब कुछ मैं फ़िलहाल नहीं कर सकती हूँ, तो वो खुद को रोक लेता है। वो भी इस तरीके से वेजिटेटिव स्टेट में ही हो करके वहाँ से जाने वाला था, क्योंकि उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग ऐसे पार्टी के लिए निकलते हैं जहाँ पर कि लिली यहाँ पर जो है जीजी से बात कर रही होती है। जीजी तो जानबूझ करके लिली को और ज़्यादा एंजिया के खिलाफ भड़का देती है अपना काम निकालने के लिए। पार्टी में वहाँ पर वो जाती है, रोहान के डैड को वो गिफ्ट वगैरह कर रही होती है जो कि उनको बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से कहने लगती है, एक सेकेंड, यहाँ पर मेरा जो है मेरा ब्रोच कहाँ गया, मेरा ख़ानदान का निशानी। ऐसे ऐसे वो कर रहे होते, कहती है कि मैं जब यहाँ पर रोहान के कमरे से आई थी तब तक तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो जानबूझ करके यहाँ पर एंजिया पर ब्लेम लगा रहे होते और उसका पर्स चेक करने के लिए कहती है। इस बात पर एंजिया उसे कहती है कि अगर मेरे पर्स से कुछ नहीं निकला तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। वो मान जाती है, लेकिन उसने अपने हाथों से वहाँ पर वो रखा था ब्रोच, तो वो उसी में मिलता है। अब यहाँ पर सब एंजिया की बुराई करने लगते हैं कि क्या उसने एक्शन में इन चीज़ों को चोरी किया है। इस बात पर उसका कहना था कि नहीं, उसने चोरी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कोई इसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सब यहाँ पर एंजिया को बुली करने लगते हैं। एट द एंड हम देखते हैं कि रोहान को होश में आना पड़ता है। वो कहता है कि मैं इस बात का प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ कि एंजिया ने ये पेंडेंट, ये ब्रोच नहीं चोरी किया है। अब रोहान ऐसा एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे अभी भी होश है। फैमिली वाले ये देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो और जीजी और ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हैं कि अब तो यहाँ पर रोहान को होश भी आ गया, कंपनी तो अब लेने में और ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। इस तरीके से वो कमरे में जाती है और कहती है कि तुम्हें होश में फ़िलहाल नहीं आना था, इससे तुम्हारी जान को और ज़्यादा खतरा बढ़ गया। तुम्हारा 15 साल का इतना सब एक्टिंग करने का मेहनत सब बेकार चल जाएगा। लेकिन रोहान कहता है तुम्हें इन चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंजिया के पैर का वो ख्याल कर रहा था जो कि हाई हील पहनने की वजह से उसे ऐसे चोट लग गया था। और यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें ये सारी बातें अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, अब बारी मेरी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। वो यहाँ पर एंजिया सोच रही होती है कि ये सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है या फिर सिर्फ एक पार्टनर की तरह ही ट्रीट कर रहा है। कुछ देर बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोहान की मॉम लिली से कह रही थी, तुमने अपनी मर्जी से रिलेशन तोड़ा था, तो आई थिंक तुम समझ गई होगी कि अब रोहान जब एंजिया से इंगेज हो गया है तो हमें तुम्हारे इस ब्रोच की ज़रूरत नहीं है। दोबारा रोहान और एंजिया को परेशान करने के लिए मत आना। ऐसा कहते हुए उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। और हम लोग देखते हैं कि रोहान एंजिया को ऐसे फाइटिंग करना सिखा रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि नियर फ्यूचर में उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर वो अब कंपनी में जाने का प्लान कर रहा था। हालांकि यहाँ पर जो हुआ था वो ये प्लान बनाया था कि रोहान की तबीयत का बहाना बना करके वो यहाँ पर अभी उसे इस तरीके से कंपनी नहीं आने देगा, और जो नया प्रोजेक्ट चल रहा था वो सब खुद हथिया लेगा। तो साल के एंड आते आते कंपनी का सीईओ वो खुद बन ही जाएगा। लेकिन जैसे वो ऐसा करने वाला था, रोहान एंजिया के साथ कंपनी में आता है और वो कहता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। और यहाँ पर वो जो है इस तरीके से वो खुद चीज़ों को संभाल सकता है। एंजिया ने उसे वार्न किया था कि वो सच में हैंडल कर सकता है ना, तो ही वो जाए। वो कहता है कि हाँ वो हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर वो एंजिया के डैड के कंपनी का पेटेंट का इस्तेमाल करते हुए 3 मिलियन का प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, और रोहान के डैड कहते हैं कि 2 साल के अंत में जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा वही कंपनी का CEO बनेगा। फिर एंजिया रोहान उसके ऑफिस में चले जाते हैं। रोहान यहाँ पर एंजिया को मसाज देने के लिए कहता है। एंजिया चुपचाप एक अच्छी वाइफ की तरफ से मसाज देने लगती है। यहाँ पर अब उसका जो है अचानक से पुलिस आ जाती है। ये कहते हो कि तुमने 300 मिलियन का ये फेक कॉन्ट्रैक्ट दिया और इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअल फेक नहीं था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था, तो रोहन को अचानक से ही बिजनेस ट्रिप पर निकलना पड़ता है सच का पता लगाने के लिए। किया तो वैसे हो और जीजी नहीं था, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। एंजिया को वो बिना बताए चला जाता है। एंजिया ने उसके सेक्रेटरी से पूछने का कोशिश भी किया था, लेकिन उसके सेक्रेटरी प्राइवेसी की वजह से उसे कुछ बता नहीं पाती। एंजिया को लगने लगता है कि रोहन उसे सिर्फ एक पार्टनर की तरह ट्रीट करता है। रास्ते में उसके सेक्रेटरी कहती है कि आपको एंजिया से चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो सैड है। तो कुछ सोचने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को एंजिया को मैसेज करने के लिए बोलता है, तो वो काफ़ी लवी डबी मैसेज यहाँ पर कर देती है एंजिया को। एक्चुअल में रोहन और उसके सेक्रेटरी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था, दोनों से बाय प्रोफेशन जुड़े हुए थे, लेकिन एंजिया को ये बात यहाँ पर डाउट हो जाता है। फिर वो मैसेज बैक भी कर देती है रोहन को, और जिस तरीके से प्यार भरे मैसेज आए थे उसी तरीके से प्यार भरे मैसेज के रूप में भी वो उसे रिप्लाई दे देती है। अगले 2 दिनों के लिए रोहन अपना बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, जहाँ पर कि एंजिया रोहन का हेल्प करने के लिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक करने के बारे में सोच रही थी। इधर हुआ जीजी को उसके नए फ्लैट में लेकर के जाता है। ये कहते हो कि आज ये हमारा फ्लैट होने वाला,
जीजी को नहीं पता था कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसके जैसे लड़के कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। वो एट द एंड यहाँ पर एंजिया के डैड का कंपनी का पेटेंट उससे छीनने के लिए जीजी का इस्तेमाल कर रहा था। इधर एंजिया कंपनी के लोगों से कंपनी के जब इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगती है तो वो लोग देने से मना कर देते हैं। एंजिया कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं रोहन की फियांसे हूँ, तभी तुम लोग मुझे देने से रोक रहे हो। तभी वहाँ पर हुआ आता है और वो अच्छा भाई बनते हुए उन लोगों को कहता है हाँ हाँ जाओ दे दो दे दो। यहाँ पर उसे रोहन का लैपटॉप भी हाथ लगता है जिससे वो ओपन करके चेक करने का कोशिश कर रही थी। तब तक वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि रोहन बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका है और वो पार्टी में उसका इंतज़ार कर रहा है। तो एंजिया भी उस पार्टी में अब जाने वाली थी जहाँ पर कि हुआ और जीजी इस तरीके से पार्टी को लोगों को संभाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रोहन एंजिया के साथ आता है और वो यहाँ पर अपने डैड को बताता है जिस 300 मिलियन का कंपनी से गायब होने का आप लोग बात कर रहे हो वो मैंने किया है। एक्चुअल में वो हो नहीं किया है, आपके लिए सस्ती चीज़ खरीद करके इस चीज़ का महंगा दाम इन लोगों ने आपको बता दिया है। ये बात जैसे ही यहाँ पर सच सामने आता है तो उसके डैड काफ़ी भड़क जाते हैं और वो हुआ को कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। यहाँ आते ही रोहन ने उन लोगों से बदला ले लिया यानी जीजी से, जो कि एंजिया के हाथ पर ऐसे गर्म चाय डाल करके उससे बुली करने का कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हारी यहाँ पर बड़े भाई की वाइफ भाभी बनने वाली हूँ तो तुम्हें मुझे टी तो सर्व करना ही पड़ेगा ना। तो रोहन यहाँ पर पहले तो हु का पोल खुलता है, उसके फादर से पार्टी में सबके सामने डांटते हुए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर इसके बाद रोहन जीजी से बदला लेता है सेम गर्म चाय उसके हाथ पर डाल करके। हुओ का मूड ऐसे ही भड़का था, वो जीजी का बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। एंड गर्ल्स तब पता चलता है कि आपका बंदा आपसे प्यार करता है या नहीं जब वो आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो और तब आप पर केयर दिखाया नहीं। घर जा कर के रोहन एंजिया को किस करते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था खुद को प्रोटेक्ट करने, लेकिन तुम ऐसा नहीं किए। एंजिया उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे सेव करने के लिए आओगे और मुझे नहीं लगा था कि सब कुछ होने वाला है। रोहन एंजिया को कन्फेस करना चाह रहा था लेकिन वो सोचता है कि पहले वो अपनी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। इधर वो जीजी पर गुस्सा कर रहा था। जीजी उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि अभी भी हमारे पास मौका है चीज़ों को संभालने के लिए, डोंट वरी मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तब जाकर के हुओ का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। फाइनली एंजिया का बदला लेने का वक्त आ जाता है। वो यहाँ पर इस तरीके से रोहन के हेल्प से अपने अंकल और सौतेली सिस्टर जीजी को उस घर से बाहर निकाल देती है, ये कहते हुए कि मेरे डैड का है, उसका बदला अभी तो सिर्फ शुरू हुआ था। रोहन यहाँ पर आता है, एंजिया उसे हक कर लेती है, उसे एक अलग सा सुकून मिलता है। लेकिन रात में कुछ लोग एंजिया के डैड को हर्ट करने का कोशिश कर रहे थे। कौन, ये बात एंजिया को अभी तक पता नहीं था। उसके डैड के साथ कुछ हो भी रहा है ये बात भी उसे पता नहीं था। वो तो मस्त अपना काम कर रही होती है। रोहन यहाँ पर एंजिया को प्रपोज करने का प्लान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो एंजिया को कॉल करते उससे मिलने के लिए बुलाता है। एंजिया जैसे ही निकलती है उसे किडनैप कर लिया जाता है। उसे किडनैप कराने वाला एक्चुअल में कोई अलग ही इंसान था जो कि इससे फ़ायदे कमाना चाह रहा होता है। उनमें जीजी भी शामिल थी। एंजिया को कहा जाता है कि तुम्हारे डैड ने अपने पेटेंट को जहाँ जमा रखा है और बैंक को कॉल करो और बोलो कि तुम उन्हें लेने के लिए आ रही हो। एंजिया को ये बहुत ही अच्छा मौका दिखता है रोहन को कॉल करने का। रोहन को पता चल चुका था कि एंजिया को किडनैप किया गया है तो वो बहाना करके उन्हें कॉल करती है और यहाँ पर इस तरीके से रोहन को हिंट दे देती है। तब तक रोहन यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। गुंडे लोगों की पिटाई लगा करके और एंजिया को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। एंजिया की नींद खुलती है तो देखती है कि रोहन उसका ख्याल करते करते सो गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर उसने उसके लिए रिंग भी प्रिपेयर किया है, लेकिन क्या वो उसे हाँ कहेगी इस कन्फेशन के लिए? वो तो इस कहानी के एंडिंग को ही पूरी तरीके से टर्न आउट कर देता है। उसे उसके डैड का वीडियो मिलता है यहाँ पर, जो परेशान होकर के वो अपने डैड को देखने के लिए जाती है। वहाँ पर वो अपने सीनियर से मिलती है, उसका वही सीनियर जो कि उसके डैड के ऐसे बुरे समय में उनके साथ था और उसके डैड ने उसे स्पॉन्सर किया था। एंजिया ने उस सीनियर को कल रात ही कॉल कर दिया था तो वो जा करके एंजिया के डैड को उन बुरे लोगों से बचा लेता है। एंजिया बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थी। आज वो और सीनियर बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। वो जो सीनियर था वो एंजिया को कुछ ऐसे वीडियोस दिखाता है कि एक्सीडेंट वाली रात उसके डैड रोहन से मिलने के लिए गए थे और दोनों के बीच उस पेटेंट को लेकर के बहस हो रहा था। अब एंजिया को बहुत ज़्यादा ही वाला डाउट होने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है रोहन उसके डैड के एक्सीडेंट के बीच में इन्वॉल्व है और वो 99% श्योर हो जाती है। लेकिन बस उसे ये बात रोहन से जानना था आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, और अगर वो उसके डैड के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था तो उसे उसका तो हेल्प ही नहीं करना चाहिए था। इधर रोहन काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता
होता है। एंजिया गई कहाँ, वो पूरे शहर में से ढूंढ रहा था। तब तक एंजिया वहाँ पर आ जाती है। उसे सही सलामत देख करके वो खुश तो था लेकिन उस पर गुस्सा भी कर रहा था। एंजिया से कहती है लेट्स ब्रेकअप। ये सुनते ही रुआन शॉक हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है कि एक तो वो उसे छोड़ करके चली गई और आते ही उसे डाइवोर्स लेने की बातें कह रही है। चल क्या रहा है, वो उसे साफ तौर से मना कर देता है। लेकिन एंजिया ने जो सब कुछ देखा था उसके बाद वो रुआन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। रुआन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें डाइवोर्स में किसी हालत में नहीं देने वाला हूँ। ये यहाँ पर कोई ओपन पार्क नहीं है कि तुम्हारी जब मर्जी हुई तुम यहाँ आई और मर्जी हुई तो वहाँ से चली गई। वो एंजिया को उठा के कमरे में लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड के केस में मेरा हाथ है तो ठीक है, मुझे 3 दिन दे दो। मैं 3 दिनों में खुद का इनोसेंस तो मैं प्रूफ कर दूंगा। एंजिया कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया था। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा पावर का इस्तेमाल करी हूँ, तो फिर यहाँ पर इमोशनल कनेक्टेड होने का बात ही कहाँ से आ गया। रुहान एंजिया पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो उसकी इमोशंस के साथ क्यों खेल रही है। एंजिया उसे 3 दिनों का वक्त देने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन वो अपनी साइड से भी चीज़ों को पता कर रही होती है आखिरकार क्या सच है। इतनी आसानी से वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है। अगले दिन रुहान ने एंजिया के शादी में आने का उसे इनवाइट किया था। वो कहता है कि मेरी तुम्हारी कल शादी है पब्लिक के सामने, तुम्हें कल आना ही होगा। लेकिन एंजिया आती नहीं है और रुहान अब गुस्से में उसे ढूंढने लगता है कि वो है कहाँ। सबके सामने वो एंजिया से अपने रिश्ते को तोड़ लेता है। एंजिया यहाँ पर अपने सीनियर के साथ थी और वो अपने सीनियर के साथ वहाँ से निकलने का प्लान कर रही थी, लेकिन रियलिटी हमेशा ही डिफरेंट होती है और इस तरीके से एंजिया ने जो उसके सीनियर पर ट्रस्ट किया था वो भी एक्चुअल में उसे धोखा ही दे रहा होता है। वो उसके सामने काफ़ी सीधा साधा बन करके था लेकिन रियलिटी में तो वो भी उसे धोखा ही दे रहा होता है। एंजिया यहाँ पर अपने डैड के सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रही होती है। तब उसे इस बात की सच्चाई पता चलती है। एक्चुअल में उसके डैड को यहाँ पर होश आता है और वो उसे बताते हैं कि एक्चुअल में ये सब कुछ यहाँ पर वो सीनियर ही कर रहा है, वो किसी से तो मिला हुआ है। उन्हें थोड़ी देर के लिए होश आता है, उसे बताते हैं कि जब एक्सीडेंट के बाद मुझे होश आया था तब सीनियर ने मुझे ऐसा दवा देने के लिए एक नर्स को भेजा था जिसकी वजह से कि मैं कभी कोमा से बाहर ही ना पाऊँ। वो तो थैंकफुली मैंने यहाँ पर उस दवा को फेंक दिया और मैं इतने साल से एक्टिंग कर रहा हूँ कोमा में रहने का। मैं तो बस यहाँ से निकलने का मौका ढूंढ रहा था। अब एंजिया के पास सच था लेकिन वो अचानक से रुआन के पास लौट नहीं सकती थी। उसने खुद ही उसे डाइवोर्स लेने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, अब उसे सीनियर से निपटना भी तो था। उसे सच जानना था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और वो किसके साथ मिला हुआ है। यहाँ पर वो दोनों नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं। दोनों लंच करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर रुआन आता है लिली के साथ, जिसे देख करके एक दूसरे को अपने पार्टनर के साथ जेलसी तो होने लगता है लेकिन एंजिया यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखती है। इस वजह से रुआन का ट्रायल भी हो जा रहा था कि क्या एक्चुअल में वो पर्वर्ट है, चीटर है, जो थोड़ा सा यहाँ पर एंजिया उससे गुस्सा किया हुई ब्रेकअप करने के लिए क्या बोली उसने, तो यहाँ पर सीधे तरीके से ऐसे लिली से ही वापस से कनेक्शन जोड़ लिया। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वो सीनियर के लिए कुछ ड्रेसेस बाय कर रही थी, फिर वो अपने ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तो रुहान उसे फॉलो करते हुए चेंजिंग रूम में आ जाता है। एंजिया उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रुहान उसे कहता है कि वो लिली को सिर्फ एंजिया को जेलस फील कराने के लिए आया हुआ है। एंजिया आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। रुहान उसे कहता है ट्रस्ट करो, मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट नहीं किया है। एंजिया उसे कहती है आई नो मेरे सीनियर ने किया है लेकिन मैं उसे ये बातें अभी कन्फ्रंट नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत होने चाहिए तभी मैं उसे जेल भेजूंगी। साथ ही में हमें असली विलन को भी तो ढूंढना है। ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है जहाँ पर कि उसके सीनियर को डाउट नहीं होता है कि वो और रुआन का दोनों का पैचअप हो चुका है। वो दोनों वहाँ से नॉर्मली निकलते हैं। वो सीनियर को बताती है कि एक्चुअल में मैंने रुआन से डाइवोर्स के लिए बोल दिया और इधर उसका सीनियर भी उसे कन्फेस करता है तो वो यहाँ पर उसके फीलिंग को समझने की एक्टिंग कर रही होती है। शाम में वो सीनियर जाकर के मिलता है हुओ से। हुओ, जीजी और सीनियर तीनों आपस में मिल करके बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर वो सीनियर एक्चुअल में एंजिया को पसंद करता था, इसी वजह से उसे हर्ट नहीं करना चाह रहा होता है बट अब वो उसके इमोशनल होने का इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से वो सोचता है कि इसी बहाने उसके डैड का पेटेंट भी उसे मिल जाएगा। फाइनली एट द एंड यहाँ पर जीजी को एंजिया के डैड का पेटेंट हाथ लग जाता है। खुश होकर के वो यहाँ पर सोचती है कि वो उसे ये भी बात बता दे कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो को तो सिर्फ पेटेंट से मतलब था। अगले दिन वो सबके सामने पेटेंट दिखाते हुए खुद को कंपनी का सीईओ बताने वाला था। इसी खुशी में वो जीजी की बात भी नहीं सुनता है और वो सुनती है कि वो कल इन बातों को बता देगी। इधर रुहान एंजिया को लेने के लिए गया था ताकि वो अपने घर उसे रख सके। वो उसे कहता है सिर्फ कल सब कुछ ठीक हो जाएगा।
या फिर कल ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंजिया बहुत ही डर रही थी कि कल क्या होने वाला है। रोहन उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक होगा। वो पूरा उछल उछल कर सबको दिखा रहा था कि फाइनली मैंने इतना बड़ा डील क्रैक कर लिया। लेकिन जैसे ही वो अपना वीडियो प्ले करता है तो वो वीडियो एक्चुअल में कुछ और था, जहाँ पर कि वो सीनियर किस तरीके से एंजिया के डैड को मारने का कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पर उनका पेटेंट चोरी करने का कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में लिली ने पहले ही उन वीडियो को चेंज कर दिया था, जो कि जीजी के हाथ लगा था। उसे खुद भी सोचना चाहिए कि जिस चीज़ को भी इतने सालों से ढूंढ रही उसे इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी। लिली ने एंजी ने जानबूझ करके चेंज करके उसे सामने रख दिया था। अब ये कांड करने की वजह से पुलिस यहाँ पर आती है। वो और जीजी और उस सीनियर तीनों को ही पकड़ करके लेकर के जाती है। सही ट्रीटमेंट की वजह से फाइनली यहाँ पर एंजिया के डैड को होश आ जाता है। रोहन अपना इनोसेंस प्रूव करता है। उतने साल पहले वो और उसके सीनियर ने मिल करके एंजिया के डैड का एक्सीडेंट किया था और सारा ब्लेम यहाँ पर उन लोगों ने रोहन पे लगा दिया था। उस रात उसे पेटेंट कर लेकर के उनके बीच बहस हो रहा था, लेकिन वो बहस इतना भी सीरियस नहीं था कि एक्चुअल में ऐसे एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सके। फाइनली यहाँ पर सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाता है। एंड में रोहन यहाँ पर एंजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एंजिया उसे मना कर देती है। इसलिए क्योंकि उसे पहले खुद करना था कुछ। उसे 2 साल का वक्त चाहिए था अपना करियर सेटअप करने के लिए, अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। दैट्स वाई वो रोहन की कन्फेशन को मना करते हुए फ़ौरन के लिए निकल जाती है। रोहन उसे कहता है कि वो 2 सालों के लिए उसका इंतज़ार करेगा, बट वो उससे ज़्यादा लेट नहीं करे वरना वो उसे लेने के लिए फ़ौरन आ जाएगा। एंजिया उसकी बात मान जाती है और यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग दिखाते हुए हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।